वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके अंदर हम देखेंगे कि क्यों कोई दो एटम्स कंबाइन होते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर H2 मॉलिक्यूल बना देगा, लेकिन वहीं दो हीलियम एटम को कंबाइन करूंगा तो H2 मॉलिक्यूल नहीं बन पाएगा। तो क्वेश्चन है क्यों ऐसा होता है। तो याद रखिए, जब भी दो एटम्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं ना, तो कुछ अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होते हैं, नए अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होते हैं दोनों के बीच में, कुछ रिपल्सिव फोर्स डेवलप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि ए एटम और बी एटम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, तो ए एटम के इलेक्ट्रॉन्स और बी एटम के न्यूक्लियस के बीच में जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है ना, एक क्या होगा, एक अट्रैक्शन डेवलप होगा। वैसे बी एटम के इलेक्ट्रॉन्स और ए एटम के न्यूक्लियस के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप होगा। साथ ही साथ दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन। तो जब दो एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो कुछ अट्रैक्शन डेवलप होता है, कुछ रिपल्सिव फोर्स डेवलप होता है। अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर गया रिपल्सिव फोर्स के ऊपर, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा हुआ, तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी ज्यादा। उस केस में वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर रिपल्सन डोमिनेट कर गया अट्रैक्शन के ऊपर, अगर रिपल्सन डोमिनेट किया अट्रैक्शन के ऊपर, तो सिस्टम की एनर्जी हाई, स्टेबिलिटी लो। लास्ट टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कहूं कि Ha एक एटम हाइड्रोजन है, ये दूसरे एटम बी की तरफ अप्रोच कर रहा है और बी ए की तरफ अप्रोच कर रहा है, दोनों क्या होंगे बच्चों, कंबाइन होंगे और क्या बनाएगा, H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। आप चाहें तो इस हेडिंग के सब हेडिंग में लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अब अगर मैं इसके सिचुएशन को समझूं, तो दिस इज योर Na मॉलिक्यूल, Na न्यूक्लियस ऑफ A एटम, एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन ऑफ A एटम। तो इनके बीच में एक पहले से अट्रैक्टिव फोर्स होगा कि नहीं होगा बच्चों। एक एटम है A एटम, हाइड्रोजन के एक एटम है A, उसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा, पहले से ही रहेगा उसके पास, जिसकी वजह से एटम्स क्या है, स्टेबल है। एटम्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्यों होती है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। वैसे ही सेकेंड एटम अगर बी है, Nb है, जो कि पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, उसके और न्यूक्लियस, इसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स यहां भी डेवलप हुआ होगा पहले से। ये प्री एग्जिस्टिंग बॉन्ड है, ये प्री एग्जिस्टिंग फोर्स है जो एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में। हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स होगा पहले से, ये भी फोर्स होगा बी वाले एटम में पहले से। अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि ये दोनों एटम्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहा है ऐसे। तो जब अप्रोच किया तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन डेवलप होगा, जो कि एक नया अट्रैक्टिव फोर्स होगा दोनों एटम्स के एक दूसरे के नजदीक आने की वजह से। सिमिलरली इनके बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप होगा, ठीक। रिपल्सन की बात करें तो यहां पे एक रिपल्सिव फोर्स दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और इनके बीच में भी तो एक रिपल्सिव फोर्स। बोलिए यस और नो। तो मैं अट्रैक्टिव फोर्स की बात करूं तो कौन कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, EA NB के बीच में, EB Na के बीच में, EB Na के बीच में। और अगर मैं रिपल्सिव फोर्स की बात करूं तो Na NB के बीच में, EA और EB के बीच में, हाँ कि ना। प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है रिपल्सिव फोर्स के ऊपर, ठीक है। अब जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा रिपल्सिव फोर्स के ऊपर, तो कंसिक्वेंटली क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा और मॉलिक्यूल एग्जिस्ट
करने लगेगा, करता भी हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में, H2 के फॉर्म में होता है ना गैस में। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लाइन हम लिख सकते हैं कि व्हेन, लिखवा दूंगा मैं आपको, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि व्हेन टू हाइड्रोजन एटम अप्रोच ईच अदर, ठीक है, व्हेन टू हाइड्रोजन एटम अप्रोच ईच अदर द टू अट्रैक्टिव फोर्स dominate over two repulsive force, therefore energy of the system get decreases and hence stability increases, therefore H2 molecule exist, हाँ कि ना? ओके अब इसी चीज को अगर मैं पीई डायग्राम इसका बनाऊं, पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम बनाऊं इसी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए, पोटेंशियल एनर्जी, यहां तक तो क्लियर। अब अगर पीई डायग्राम बनाएंगे, पीई वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है? दो एटम के बीच के, न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस, जिसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जीरो एनर्जी का कर्व है, एक्सिस है, यहाँ पे जीरो है, इसके नीचे नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। जो H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन के लिए आप कर्व बनाओगे ना, कुछ ऐसा बनेगा, वो ये होता है कर्व, ठीक है। यानी कि जब दोनों एटम्स एक दूसरे से दूर थे, ए और बी, तो उसके बीच उसमें एनर्जी क्या था बच्चों? ये पॉइंट का एनर्जी दिख रहा है ना। जब दोनों एटम एक दूसरे के नजदीक आने लगे तो बच्चों इसकी एनर्जी देखो तो कहां गई? डिक्रीज हो गई। देख रहे हो, जब एटम्स एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, और अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा तो एनर्जी कम होगा। जब दोनों एटम बिल्कुल बॉन्ड बना गया, आपस में बॉन्ड बना लिया बच्चों, उस केस में एनर्जी क्या हो गया? मिनिमम, यानी स्टेबिलिटी मैक्सिमम। तो ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है कि जब दो एटम्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं ना, तो एक फिक्स डिस्टेंस तक ही नजदीक आ पाएंगे। क्यों? बिकॉज उस डिस्टेंस तक वो, उस केस में जब दो एटम अप्रोच करेगा तो एक मिनिमम डिस्टेंस तक आएंगे नजदीक, क्योंकि वहां तक अट्रैक्शन डोमिनेट करता है। तो जब तक अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, एनर्जी सिस्टम का कम होता जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा बच्चों। लेकिन इस पॉइंट के बाद रिपल्सन डोमिनेट करना शुरू कर देगा, और एनर्जी क्या हो जाएगा? अचानक से जूम करके बाहर आप बढ़ेगा आगे, और जब बढ़ेगा मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी दो एटम्स को अगर आपस में नजदीक आना है, बॉन्ड बनाना है, तो उसको मिनिमम इतने डिस्टेंस तक आने होंगे, और इसी को क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं बच्चों। यानी इससे और नजदीक दो एटम्स नहीं आ सकते, क्योंकि इससे आप और नजदीक लेकर आओगे तो क्या डोमिनेट करने लगेगा? रिपल्सन। शुरुआत में क्या डोमिनेट कर रहा है? यहां से यहां तक अट्रैक्शन, इसलिए एनर्जी क्या हो रहा है बच्चों? कम हो रहा है। यह मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मतलब यहां तक एटम एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं। आफ्टर दिस अगर आप चाहोगे और एटम को नजदीक लेकर आना, तो अट्रैक्शन नहीं, क्या डोमिनेट करने लगेगा? रिपल्सन, और एनर्जी उसका बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। और जो मिनिमम डिस्टेंस टिल विच टू एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। यही हमारा बॉन्ड लेंथ होता है, कुछ 142 पिकोमीटर के आसपास होता है हाइड्रोजन के केस में। ओके, ये पी डायग्राम है, ठीक है बच्चों। ये आपका एटम्स का अप्रोच का डायग्राम है। ए पार्ट में हमारा क्या था? फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अब है फॉर्मेशन ऑफ He2 मॉलिक्यूल। देखो बच्चों, हम सब जानते हैं कि He2 मॉलिक्यूल होता ही नहीं है। तो कंसेप्ट लास्ट टॉपिक के कंसेप्ट हमने क्या सीखा कि कहीं ना कहीं इस केस में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा अट्रैक्टिव के ऊपर, क्योंकि अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा रिपल्सन पे तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। ये एग्जिस्ट नहीं करता, हमें पता है। हाइड्रोजन हीलियम जो एटम है वो अकेला एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। इट मींस कि इस केस में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा, ठीक है। उस चीज को थोड़ा समझते हैं। हीलियम के एक एटम के पास दो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर और दो इलेक्ट्रॉन्स शेल के अंदर होता है। तो इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, और मैं इसको, ये जो डायग्राम बना रहा हूँ वो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए बना रहा हूँ। यहाँ अट्रैक्टिव के लिए अलग, रिपल्सिव के लिए अलग बनाएंगे, ठीक है। नहीं तो दोनों को अगर एक ही डायग्राम में बनाएंगे तो हॉस्पोस हो जाएगा डायग्राम। ये आपका Na न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन आपका ये डैश है। दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनके बीच में अट्रैक्शन पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा,
बोलिए यस और नो। EB ये हमारा NB एटम है, सॉरी He, एक एटम He का यहाँ है, ये वाला केस है, एक एटम He का ये है। इनके बीच में अगर मैं अट्रैक्शन की बात करूं तो क्या होगा, EA और NB के बीच में अट्रैक्शन होगा ना, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस, सिमिलरली ये भी अट्रैक्शन होगा, ये अट्रैक्शन होगा बच्चों, और ये अट्रैक्शन होगा। यानी कितने अट्रैक्टिव फोर्स है, EA NB, EA डैश NB, EB NA एंड EB डैश NA, चार अट्रैक्टिव फोर्स। अगर मैं रिपल्सिव फोर्स की बात करूं, ये पुराना फोर्स है जिसकी वजह से एटम एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, अगेन आपका एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है। रिपल्सिव फोर्स इनके बीच में होगा, इनके बीच में तो पहले से रहेगा, मैं न्यू रिपल्सिव फोर्स की बात कर रहा हूं सिर्फ। इनके बीच में होगा, यहां पे रिपल्सिव होगा बच्चों, यहां भी रिपल्सिव होगा, और यहां भी रिपल्सन होगा। तो रिपल्सिव फोर्स के डायग्राम में कौन कौन सा होगा भाई, EA EB, EA डैश EB डैश, NA NB, EA EB डैश और EB EA डैश। कितने रिपल्सन है और अट्रैक्शन कितने हैं, देखने से क्या पता चल रहा है कि रिपल्सन डोमिनेट ओवर अट्रैक्शन। तो अगेन इसके अंदर क्या पॉइंट्स लिखेंगे कि व्हेन टू हीलियम एटम अप्रोच ईच अदर द 5 रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट ओवर 4 attractive force, hence the energy of the system get increases and therefore molecule no bond get formed, no chemical bond get formed and hence molecule does not exist. Clear? अब exist ही नहीं करता। हेडिंग है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। हाँ जी, ऑर्बिटल्स के बारे में बता दूं कि जब भी दो ऑर्बिटल्स विथ अ पॉजिटिव लोब्स या दो ऑर्बिटल विथ अ नेगेटिव लोब्स, लोब समझते हो, पी ब्लॉक, पी और सबशेल में बताया था ना, ऐसे टू ऑर्बिटल्स विथ अ पॉजिटिव और टू ऑर्बिटल विथ अ नेगेटिव लोब ओवरलैप करेगा तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे। अगर अपोजिट चार्ज में ओवरलैपिंग होगा तो नेगेटिव, और अगर ओवरलैपिंग ना हो या ऐसा हो कि जितना पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो उतना ही नेगेटिव ओवरलैपिंग है तो उसको बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग। बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा पॉजिटिव ओवरलैपिंग ऑफ लोब से होता है, नेगेटिव या जीरो ओवरलैपिंग से कभी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता बच्चों। ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, अगर दो s ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हो गया, दो s ऑर्बिटल अगर आपस में ओवरलैप हो गया तो इसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे। ठीक है, पहला टाइप क्या मैं बोल रहा हूं, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अगर एक S और एक PZ ऐसे ओवरलैप हुआ कि दोनों का पॉजिटिव आपस में ओवरलैप हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ओवरलैपिंग।
दो p ऑर्बिटल अगर आपस में ओवरलैप हुआ इस तरीके से कि दोनों का पॉजिटिव ओवरलैप हुआ, तो इसको हम पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे। अगर दोनों का ओवरलैपिंग ऐसे हुआ, मान लो ये आपका पी वाई है, ये आपका पी वाई है, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव, तो ये भी आपका क्या एग्जांपल है पॉजिटिव का। दो एक्स एक्सिस का ऑर्बिटल अगर ओवरलैप हो रहा है पी एक्स, तो क्या है, ये भी एग्जांपल आपका किसका है बच्चों, पॉजिटिव ओवरलैपिंग का। लेकिन वहीं अगर एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव से ओवरलैप हो गया पीजेड पीजेड, तो इस तरह के ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं, नेगेटिव ओवरलैपिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता, तीन एक्सिस है, किसी को कोई भी एक्सिस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात। दूसरी बात, अब हम जेड एक्सिस को हॉरिजॉन्टल रखेंगे क्योंकि आने वाली क्लास में मैं बताऊंगा जेड एक्सिस को हम क्या मानते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं। आज ही पिछली बता ही दिया मैंने, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वो एक्सिस होता है जिसके अबाउट दो एटम्स अप्रोच करते हैं एक दूसरे से फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, दो एटम्स अप्रोच करते हैं एक दूसरे की तरफ जिस एक्सिस पे, उसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो जनरल बाय डिफॉल्ट हम जेड एक्सिस को क्या मानेंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानेंगे, अनटिल अनलेस किसी क्वेश्चन में यह ना दिया हो कि कंसीडर एक्स एज ए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस या वाई एज ए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। वी बाय डिफॉल्ट वी कंसीडर जेड एक्सिस एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, यानी अबाउट जेड एक्सिस टू एटम्स अप्रोच ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ओके, अगेन अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, पी एक्स अगेन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये सारे एग्जांपल किसके हैं, नेगेटिव ओवरलैपिंग के। जीरो ओवरलैपिंग कब होता है, या तो ओवरलैपिंग ना हो, जीरो ओवरलैपिंग का मतलब होता है या तो ओवरलैपिंग ना हो या तो जितना पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो उतना ही नेगेटिव ओवरलैपिंग हो। ठीक, जैसे अगर मान लीजिए एक आपका ऑर्बिटल हो गया एक्स एक्सिस पे मान लिया या वाई एक्सिस पे मान लिया पी वाई, और एक ऑर्बिटल हो गया एक्स पे पी एक्स, तो दो अलग अलग एक्सिस के ऑर्बिटल्स कभी भी आपस में ओवरलैप नहीं करते, तो इसको क्या बोलेंगे हम, जीरो ओवरलैपिंग बोलेंगे। या तो कुछ ऐसा ओवरलैपिंग हो गया ये ऐसे, ये आपका पी वाई है मान लो, पॉजिटिव होता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो जितना बच्चों पॉजिटिव ओवरलैप हुआ उतना ही क्या हो गया यहाँ पे, तो ये भी एग्जांपल क्या है, जीरो ओवरलैपिंग का। ठीक, तो तीन तरह के ओवरलैपिंग होते हैं लोब्स के ऑर्बिटल्स के, तीनों में जब भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, बॉन्ड बनेगा। नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग में कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अंडरस्टूड।